गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कॉमन टॉपिक है, मतलब कि वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि बात करें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 1986 कब आया था? ये आपका आया था मार्च 1986 में, और संविधान के आर्टिकल 253 के तहत आया था। यानी कि ये जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बनाया गया, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 253 के तहत बनाया गया। और ये इफ़ेक्टिव कब से हुआ, प्रभावी कब से हुआ? 19 नवंबर 1986, 19 नवंबर 1986 को प्रभावी हुआ। अब देखिए इसमें क्या है, टोटल 26 सेक्शंस हैं, यानी 26 भाग हैं टोटल, और 4 अध्याय हैं। इस एक्ट में 26 भाग हैं और 4 अध्याय हैं। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड इस एक्ट के बारे में, इसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं, क्या है इसका बैकग्राउंड। तो अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला इसका बैकग्राउंड की बात करें तो इसमें क्या है कि 5 जून 1972 ईस्वी को 5 जून 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ। मानव पर्यावरण पर एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ, जिसमें विश्व पर्यावरण संरक्षण की बात की गई। यानी कि यूनाइटेड नेशंस का एक कन्वेंशन हुआ स्टॉकहोम में, जहाँ पर यह बात की गई कि जो वर्ल्ड का एनवायरनमेंट है या नेचर है या हमारा जो पर्यावरण है, उसके संरक्षण की बात की गई। पूरे विश्व के पर्यावरण के, प्रकृति के संरक्षण की बात की गई। तो इसी सम्मेलन में सभी देशों से ये आग्रह किया गया कि वे पर्यावरण संरक्षण कानून बनाएं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बनाएं। तो इसी सम्मेलन के निर्णयों को लागू करने के उद्देश्य से भारत में भी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पारित हुआ। नौ उसके बाद देखिए क्या था कि एक मुख्य कारण भारत में इस एक्ट के बनने का ये भी था कि उस समय जो है 2 दिसंबर 1984 ईस्वी को यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड फैक्ट्री, जो कि भोपाल में स्थित है, आप लोगों ने सुना होगा इसका नाम, भोपाल गैस त्रासदी, जो कि 2 दिसंबर 1984 को घटित हुई। और इस फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC, जो MIC लिखा है वो एक गैस का नाम है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। इस गैस का रिसाव हो गया था, तो इसकी वजह से क्या है कि वहाँ पर लाखों लोग मारे जा चुके थे। तो इस तरीके से क्या है कि उस समय जो है पर्यावरण जो है बहुत ही ज़्यादा दूषित हो गया था, पॉल्यूटेड हो गया था। तो उसके मद्देनज़र भी क्या है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को लाने की बात की गई। तो अब देखिए इसमें आगे क्या है, इस एक्ट को लाने का मुख्य एम क्या था? वही जैसा कि अभी मैंने कहा कि भारत में प्रदूषण की समस्या को, पॉल्यूशन की समस्या को कम करना। और जब ये नेशनल कमिटी ऑन एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि इससे पहले जो बहुत से आयोग भी काम कर रहे थे भारत में, तो 1972 में एक आयोग था नेशनल कमिटी ऑन एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, NCEPC। और इससे पहले अगर हम बात करें तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी इसके लिए काम कर रहा था भारत में, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए एक संस्था और थी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB, जो कि 1974 में बनाई गई थी। उसके बाद बहुत से एक्ट के होते हुए अल्टीमेटली 1986 में इस एक्ट को लाया गया। अब देखिए इस एक्ट का एम क्या था, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा, भारत में प्रदूषण की समस्या को कम करना या उस प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए। तो पर्यावरण है क्या, जैसे अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट किन किन चीज़ों से बनता है। तो एनवायरनमेंट कंसिस्ट आर सराउंडिंग्स विद एयर, वाटर, लैंड, ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स, ट्रीज, बैक्टीरियाज एंड
म्यूचुअल इंटररिलेशनशिप बिटवीन द नेचर्स। तो हवा, पानी, भूमि, मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, जीवाणु व प्रकृति, इन सब के आपसी संबंध से जो हमारा एक परिवेश बनता है, जो हमारा एक सराउंडिंग्स बनती है, उसी को हम क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट कहते हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो हमारे संविधान में एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन की बात किस किस एक्ट में कही गई है, ये भी जानना जरूरी है। तो जैसा कि देखिए लिख रखा है आर्टिकल 48A, आर्टिकल 48A में पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा की बात की गई है, यानी कि द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड ग्रोथ एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड एनिमल्स के प्रोटेक्शन की बात की गई है। और ये जो आर्टिकल 48 है, ये संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 4 पार्ट 4 में जो एक टाइटल है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत ये बात की गई है। यानी कि प्रत्येक राज्य का, प्रत्येक स्टेट का यह कर्तव्य है कि वह अपने राज्य के पर्यावरण संरक्षण की सुरक्षा को सुनिश्चित करे। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में और कहाँ पर बात की गई है पर्यावरण संरक्षण की, तो जैसा कि देखिए लिख रखा है आर्टिकल 51AG, आर्टिकल 51AG के तहत पर्यावरण के संरक्षण को मौलिक कर्तव्य माना गया है। तो आपको पता होगा जैसे हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है, हमने अडॉप्ट किया है। तो मौलिक कर्तव्य यानी कि पर्यावरण का संरक्षण करना हमारा क्या है? मौलिक कर्तव्य भी है। तो ये जो देखिए आपका जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, ये एक अम्ब्रेला एक्ट है। अम्ब्रेला एक्ट का मतलब क्या है कि इसी के अंडर में अब देखिए एनवायरनमेंट से रिलेटेड अगर बात करें तो एनवायरनमेंट में वाटर पोल्यूशन भी आता है, तो वाटर का कंजर्वेशन करना है। एयर पोल्यूशन आता है तो एयर का कंजर्वेशन, एयर को पोल्यूशन से मुक्त करना है। इस तरीके से बहुत ढेर सारी गैसेस हैं, उसको क्या है कि बहुत सी हानिकारक जो गैसेस हैं उसको मिनिमाइज करना है। तो अगर हम लोग देखें तो इसमें जैसे वाटर एक्ट की बात की मैंने, और वाटर एक्ट के से पहले एक था आपका एयर एक्ट, ये सारे एक्ट भी जो है इसी एक्ट के अंतर्गत आते हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो इसकी कुछ बातें और हैं जो आपका ये जो एक्ट बनाया गया है, इसमें मेन क्या क्या बातें कही गई हैं। तो एक तो बात ये कही गई है सबसे पहला कि द एक्ट एम्पावर्स द सेंटर टू टेक ऑल सच मेजर्स एज इट्स डीम्स नेसेसरी, यानी कि सबसे पहली शक्ति क्या है, क्या बात की गई है कि पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण केंद्रीय रूप से अति आवश्यक है। यानी कि पर्यावरण का संरक्षण करना, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना सेंटर का भी काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी मुख्य जिम्मेदारी है और स्टेट गवर्नमेंट की भी मुख्य जिम्मेदारी है। ठीक है। अब दूसरी बात क्या कहता है कि ये जो एक्ट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ढेर सारी पावर्स देता है कि वो किसी न किसी तरह पर्यावरण का संरक्षण करें इन एक्ट्स के जरिए। तो इसमें जैसे हम पहला देखेंगे क्या है, पहली बात क्या कहता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि ये कोऑर्डिनेशन करे, यानी कि सहयोग स्थापित करे या समन्वय स्थापित करे, कोऑर्डिनेट विद स्टेट। पहली बात इस एक्ट में ये कही गई है कि केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार के साथ मिलकर पर्यावरण के संरक्षण में सहयोग दें, सेंट्रल और स्टेट टुगेदर। सबसे पहली बात ये कही गई है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो बहुत ढेर सारी फैक्ट्रीज़ हैं और इंडस्ट्रीज़ हैं, उनसे जो पॉल्यूशंस होते हैं और जो वाटर पॉल्यूट होता है, जो एयर पॉल्यूशन होता है, उसके भी बारे में बात की गई है। तो इसमें अगली बात ये कही गई है कि कोई भी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इस्टेब्लिश होंगी तो वो किसको ध्यान में रखते हुए इस्टेब्लिश होंगी, हमारे एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए ही किसी भी शहर में कोई भी इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश किया जाएगा।
यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी भी शहर में किसी भी जगह पर अपनी इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। आपको ये बताना होगा, आपको ये शो करना होगा कि ये जो इंडस्ट्रीज़ डेवलप होगी इससे एनवायरनमेंट को किस हद तक खतरा हो सकता है और उससे बचाने के लिए या उससे बचने के लिए आप क्या क्या मेजर्स अपना सकते हैं। तो अब अगर हम आगे बात करें तो और क्या बात की गई है इसमें कि यदि कोई इंडस्ट्रीज़ या कोई फैक्ट्रीज़ सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन या उनके नियमों को तोड़ता है तो इसमें जुर्माने की भी बात की गई है। तो जैसे अगर इस एक्ट का उल्लंघन किया जाता है तो इस एक्ट के तहत अगर पहली बार ऐसा होता है तो 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर पहली बार में जेल भी हो सकती है, 5 साल तक की जेल। अगर दोबारा ऐसा होता है तो पर डे के हिसाब से 5,000 रुपये फाइन लगेगा। और इसके बाद और क्या बात की गई है इस एक्ट में और ये बात कही गई है कि जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, उन सबका ये कर्तव्य है कि वे पर्यावरण संरक्षण के प्रति उत्तरदायित्व हैं। तो देखिए शुरुआत में जैसा मैंने कहा था कि जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है या पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है वो आपका मौलिक कर्तव्य भी है, जो कि आर्टिकल 51A(g) में ये बात कही गई है। अब अगर हम बात करें तो पर्यावरण से संबंधित कुछ कानून है, जैसे आपका है भारतीय वन अधिनियम 1927 में आया है। भारतीय वन अधिनियम जो कि कब आया है 1927 में। उसके बाद आपका है द नेशनल एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट, राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम जो कि 1995 में आया। राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995 में आया। फिर अगर हम वन संरक्षण अधिनियम की बात करें तो ये आया 1980 में। एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है, बहुत बार पूछा भी गया है। जो कब आया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपका आया था 1972 में। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है जो कि हमेशा पूछा जाता है, वो है जैव विविधता अधिनियम। जैव विविधता अधिनियम यानी बायोडाइवर्सिटी एक्ट, जो कि कब आया था आपका 2002 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट की बात करें तो वाटर प्रिवेंशन एक्ट आपका आया था, जल संरक्षण अधिनियम आया था 1974 में। और वायु प्रदूषण अधिनियम आया था या एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट आया था 1987 में। इसी तरीके से ध्वनि प्रदूषण एक्ट आया था आपका 2000 में। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज देखा कि क्या है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ बात की गई है और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट करता क्या है। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट क्या करता है, हमारे भारत के पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए हर वो कायदे कानून नियमों को बनाता है जिसके द्वारा भारतीय पर्यावरण को, परिवेश को शुद्ध किया जा सके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ अग्रसर किया जा सके। तो यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।